क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं, सबका फुल सॉल्यूशन समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन चिकित्सा को समझा देते हैं। पहले जीन चिकित्सा की परिभाषा को समझ लेते हैं कि जीन चिकित्सा क्या होती है। तो आनुवांशिक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिकाओं और ऊतकों में उस रोग की सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराने या त्रुटिपूर्ण जीन में आवश्यक सुधार या परिवर्तन लाने की विधि को जीन चिकित्सा या जीन सर्जरी कहते हैं। चलिए इस कठिन सी परिभाषा का अर्थ सरल शब्दों में समझ लेते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो माता पिता से हमें मिलते हैं, यानी बहुत से हमें ऐसे रोग हो जाते हैं जो माता पिता को थे और हमें हो जाते हैं, जिन्हें आनुवंशिक रोग कहा जाता है या जेनेटिक डिसीज कहते हैं। तो इन आनुवंशिक रोगों के इलाज के लिए जीन चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो जेनेटिक डिसीजेज होती हैं इनके इलाज के लिए जीन थेरेपी का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। अब इनमें करते क्या हैं, तो वह जीन जो खराब होते हैं या रोग पैदा करने वाले जो जीन होते हैं उनको हटाकर उस जगह पर अच्छे जीन को डाला जाता है। यानी रोग पैदा करने वाले जीनों को हटा दिया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है और उस जगह पर दूसरे अच्छे जीन को प्रविष्ट करा दिया जाता है, डाल दिया जाता है। इसे ही जीन चिकित्सा अथवा जीन थेरेपी कहा जाता है। अब जीन चिकित्सा की खोज को समझ लेते हैं। तो जीन चिकित्सा विधि की खोज सन 1992 में इटली तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की थी। जीन चिकित्सा के प्रकार को समझ लेते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी के बारे में जान लेते हैं। तो जीन चिकित्सा 2 स्तर पर की जा सकती है। पहली है जर्म लाइन थेरेपी अथवा हिंदी में जनन रेखा जीन चिकित्सा इसे कहा जाता है। इस विधि में जनन कोशिकाओं यानी शुक्राणु या अंडाणु या कह लीजिए जायगोट कब होगा, यानी जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं, निषेचन हो जाता है तो एक कोशिका का निर्माण होता है, उसे जायगोट या युग्मनज कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है जायगोट। तो चाहे शुक्राणु या अंडाणु या जायगोट में वांछित जीन को प्रवेश कराया जाता है जो जीनों में संकलित होकर के सक्रिय हो जाता है। यानी जैसे ही उसको जायगोट में प्रवेश कराते हैं तो जीनों में या जीन संगठन में वो संकलित हो जाता है, मिल जाता है और सक्रिय हो जाता है या एक्टिव हो जाता है और अप्रभावी या त्रुटिपूर्ण जीन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। फिर आते हैं दूसरे पर दैहिक जीन चिकित्सा पर, यानी सोमैटिक जीन थेरेपी पर। तो इस विधि में विशिष्ट क्लोन जीन को टारगेट दैहिक ऊतक में प्रवेश कराया जाता है। जो विशिष्ट क्लोन जीन होता है उसे दैहिक ऊतक में प्रवेश कराया जाता है। कौन सा दैहिक ऊतक, तो टारगेट दैहिक ऊतक में प्रवेश कराते हैं। इस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, यानी कई बार किया जाता है। कुछ कोशिकाओं में क्लोन स्थानांतरित या ट्रांसफर्ड जीन उचित स्थान पर संकलित होकर सक्रिय हो जाते हैं और इस तरह से सामान्य जीन के समान प्रोटीन या एंजाइम का उत्पादन शुरू कर देते हैं। यूजेस ऑफ जीन थेरेपी पर, तो जीनी शल्य चिकित्सा द्वारा उपापचयी क्रियाओं की श्रृंखला में परिवर्तन करके अनेक आनुवांशिक लक्षणों के विकास को रोकने के प्रयास जारी हैं। तो आनुवांशिक लक्षण यानी वे लक्षण जो बीमारी पैदा करते हैं। यहाँ पर केवल वे लक्षण लिए जाएंगे जो बीमारी पैदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीन थेरेपी की बात की गई है तो सुधार किया जाएगा। यानी ऐसे लक्षण जो डिसीजेस पैदा करते हैं उन लक्षणों के विकास को रोकने के प्रयास जारी हैं। चलिए अब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अथवा आणविक कैंची अथवा रासायनिक चाकू पर टिप्पणी समझा देते हैं। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। यानी जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसे ही आणविक कैंची अथवा अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। इनकी खोज आर्बर ने 1962-63 में की थी। हम सभी लोग कैंची के बारे में जानते ही हैं, जिसका काम क्या होता है, काटना। लेकिन यहाँ पर आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर्स की बात की गई है। तो ये क्या है, चलिए जानते हैं। तो आणविक कैंची अथवा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो मुख्यतः बैक्टीरिया द्वारा वायरल डीएनए से आत्मरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विशिष्ट एंजाइम है जिनका निर्माण बैक्टीरिया करती है। और किस लिए करती है, तो वायरस के डीएनए से बचने के लिए या उससे आत्मरक्षा के लिए करती है। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं।
ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये है बैक्टीरिया अथवा उसकी कोशिका या सेल। अब इस बैक्टीरिया अथवा जीवाणु का अपना खुद का एक डीएनए होता है। ये जो बैक्टीरिया है इसका खुद का भी तो डीएनए होगा। अब मान लेते हैं कि इस बैक्टीरिया पर किसी विषाणु ने अटैक कर दिया। कोई विषाणु है, उसने क्या किया कि इस बैक्टीरिया के कोशिका पर या बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया। तो बैक्टीरिया पर कौन सा विषाणु अटैक करता है या कौन सा वायरस अटैक करता है? बैक्टीरियोफेज वायरस। यदि आप लोग बैक्टीरियोफेज क्या है, इसकी संरचना, इसकी लाइफ साइकिल आदि सभी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो अब इस बैक्टीरिया पर किसी वायरस ने अटैक किया और अटैक करने पर अपने डीएनए को बैक्टीरिया की कोशिका या सेल में डाल दिया, जिसे वायरल डीएनए कहते हैं। ये कौन सा डीएनए है? क्योंकि वायरस का डीएनए है इसलिए इसे क्या कहा गया है? वायरल डीएनए कहा गया है, इसलिए परिभाषा में वायरल डीएनए था। और इस बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कहेंगे? बैक्टीरियल डीएनए कहेंगे। जो बैक्टीरिया का डीएनए है बैक्टीरियल डीएनए हुआ, जो वायरस का डीएनए है वो वायरल डीएनए हुआ। अब वायरल डीएनए बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो उसने यहाँ पर डाला है अपना डीएनए, तो ये क्या करेगा कि बैक्टीरिया को नुकसान करेगा। इसीलिए वायरल डीएनए से बचने के लिए, यानी इस डीएनए से बचने के लिए जो वायरस ने डाला है, इससे बचने के लिए बैक्टीरिया में एक नया तगड़ा एंजाइम बनता है। उसी समय बैक्टीरिया में एक नया एंजाइम मॉडिफाइड होता है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। जो एंजाइम बनता है उसका काम क्या है कि वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, और इसी एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। और इसे ही आणविक कैंची भी कहा जाता है। मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि इसी को आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। तो ये एंजाइम उस वायरल डीएनए को बीच बीच से काट देता है, या कह लीजिए कि खंड खंड कर देता है। इसी कारण इसे आणविक कैंची बोला जाता है। अब जब वायरस का डीएनए खंड खंड हो जाता है, जगह जगह से कट जाता है, तो वो अपना असर नहीं दिखा पाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि इसे रिस्ट्रिक्शंस क्यों कहा जाता है? तो ये वायरल डीएनए की ग्रोथ को रोकता है, उसे रिस्ट्रिक्ट करता है या उसे बढ़ने से रोकता है, इसीलिए इसे रिस्ट्रिक्शंस बोला जाता है, या प्रतिबंधन कहते हैं। प्रतिबंध लगाता है, इसलिए क्या हुआ? प्रतिबंधन हो गया। ये एंजाइम डीएनए द्विक में पाए जाने वाले उन विशिष्ट नाइट्रोजनस क्षारक क्रमों को पहचानते हैं जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में समान होते हैं। इन्हें पैलिड्रोम्स कहते हैं। इस सन 1970 में नेथांस एवं स्मिथ ने हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया की कोशिकाओं से एक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को प्राप्त किया था। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से प्राप्त किए गए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स को या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज को इन थर्ड नाम दिया गया था। नेथांस एवं स्मिथ को सन 1958 ईस्वी में इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अब बायोपायरेसी टिप्पणी को समझा देते हैं। तो किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना जानकारी व आज्ञा के उपयोग में लाने को ही बायोपायरेसी कहा जाता है। कि इस परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एक देश के जैविक संसाधनों का किसी दूसरे देश के व्यक्ति या संस्था द्वारा उस देश की सहमति या अनुमति के बिना ही उपयोग में लेना बायोपायरेसी कहलाता है। चलिए चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो इस गोले को हम एक देश मान लेते हैं जो विकासशील है या अल्प विकसित है अथवा अविकसित है, और ये जो दूसरा वाला गोला है इसे हम मान लेते हैं कि ये विकसित देश है। अब ये जो विकासशील देश है इसमें जो पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर होंगे, अन्य वनस्पतियां होंगी, औषधियां होंगी, पशु होंगे, जो भी हैं, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? जैविक संसाधन कहलाएंगी। यानी इन सभी को मिलाकर क्या कहेंगे? जैविक संसाधन है। तो ये जो विकसित देश होते हैं, ये दूसरा वाला जो गोला है, ये जो विकसित देश है इसे हमने माना था, तो ये विकसित देश इन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं। यानी इस वाले गोले का मतलब यह है कि जो विकासशील देश है, विकासशील देशों के जैविक संसाधनों का उपयोग कौन कर लेता है? विकसित देश कर लेते हैं। और
जो कर लेते हैं तो उनकी अनुमति भी नहीं लेते हैं, यानी विकासशील देशों से पूछते भी नहीं है, उनसे अनुमति भी नहीं लेते हैं और इसका उपयोग भी कर लेते हैं। तो इसी चीज को बायोपायरेसी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। और ऐसा जब होता है तो विकासशील देश जो होते हैं अथवा जो गरीब अल्प विकसित देश होते हैं वे अपनी जैविक संपदा का लाभ नहीं ले पाते हैं, जैविक संपदा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां किसी देश या क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष पादपों, वनस्पतियों या पशुओं को अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित जीनों वाले वायरस, बैक्टीरिया आदि को बिना अनुमति के व्यवसायिक स्तर पर उपयोग में लाती हैं और गरीब देशों के जैविक संसाधनों का दोहन कर लाभान्वित होती हैं। टेक्नोलॉजी का विकास न होने के कारण गरीब, अविकसित या अल्प विकसित देश अपनी जैविक संपदा का लाभ नहीं ले पाते हैं। चलिए अब जैव पेटेंट अथवा बायो पेटेंट को समझा देते हैं, लेकिन यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पेटेंट क्या है। तो पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को उसकी नई खोज, तकनीकी, उत्पाद आदि के लिए दिया जाता है ताकि कोई भी उसकी नकल ना कर पाए। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति एक नई खोज करता है अथवा नई तकनीक का निर्माण करता है या कह लीजिए कि कोई नया उत्पाद बनाता है तो उसे अपनी खोज पर अपना अधिकार जमाने के लिए पेटेंट करवाना होता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कॉपी ना कर पाए, उसकी चोरी ना कर पाए या उसकी नकल ना कर पाए। बिल्कुल इसी तरह से जैव पेटेंट या बायो पेटेंट के अंतर्गत जैव पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है जिससे उस नाम से कोई और उस उत्पाद को न बना सके ना ही बेच सके। यानी ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसा पेटेंट प्रदान करती है कि उस नाम से कोई और उत्पाद न बना सके ना ही उसको बेच सके। तो उसे ऐसा करने के लिए पेटेंट प्राप्त व्यक्ति अथवा संस्था से अनुमति लेनी होगी तथा रॉयल्टी देनी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि फिर भी बेचना चाहता है कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे की खोज को, दूसरे की तकनीकी को, तो उसे क्या करना होगा कि जिसको पेटेंट प्राप्त है उस व्यक्ति से अनुमति लेनी होगी, आज्ञा लेनी होगी, अथवा अगर संस्था से है तो उस संस्था से अनुमति लेनी होगी तथा रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। तो जैव स्रोतों के रूप में उपयोग में आने वाले पौधों, जंतुओं, आनुवंशिक पदार्थों आदि के लिए कंपनियों को उत्पादों व तकनीकों के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। यानी किन किन चीज़ों के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है? तो जो जैव स्रोत के रूप में उपयोग में आने वाले पौधे होते हैं उन पौधों को पेटेंट प्रदान किया जाता है, जंतुओं को पेटेंट प्रदान किया जाता है और आनुवंशिक पदार्थों को पेटेंट प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैव स्रोतों के रूप में आनुवंशिक पदार्थों को पेटेंट मिलता है। यानी आदि कंपनियों को उत्पादों तथा तकनीकों के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। चलिए अब क्लोनिंग संवाहक अथवा क्लोनिंग वेक्टर को समझा देते हैं। क्लोनिंग संवाहक एक छोटा डीएनए अणु है जो किसी उचित पोषक कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकता है और जिसपे किसी विदेशी डीएनए को जोड़ा जा सकता है। आपको यहाँ पर बता दें कि क्लोनिंग अथवा क्लोन का अर्थ है अपने जनक यानी माता या पिता से शारीरिक और आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होना। शारीरिक रूप से और आनुवंशिक यानी जेनेटिक रूप से पूर्णतः समरूप होना, बिल्कुल वैसे ही होना। अर्थात क्लोन डीएनए का हर एक भाग मूल प्रति के बिल्कुल समान होता है। जैसे मूल प्रति होती है बिल्कुल वैसे ही क्लोन डीएनए का हर एक भाग समान होता है। तो इस तरह से किसी भी जीव का प्रतिरूप ही क्लोन कहलाता है। यानी कोई भी जीव हो उसका प्रतिरूप क्या कहलाएगा? क्लोन कहलाएगा। और वाहक वह डीएनए अणु है जिसमें किसी पोषक कोशिका में द्विगुणन अथवा रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। यानी वाहक क्या है? तो वाहक वह डीएनए अणु होता है या संवाहक वह डीएनए छोटा अणु है जिसमें किसी पोषक कोशिका में द्विगुणन या रेप्लिकेशन की क्षमता होती है और उसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जाता है। विजातीय कहिए चाहे विदेशी डीएनए खंड को कहिए, जोड़ा जाता है। प्लाज्मिड्स तथा बैक्टीरियोफेज के डीएनए का वाहक डीएनए के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लाज्मिड्स है इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो
जो कोई बाह्य डीएनए खंड है अथवा कह लीजिए कि कोई विदेशी डीएनए खंड है, उस विदेशी डीएनए खंड को प्लाज्मिड में डाल दिया जाता है। जो प्लाज्मिड है इसमें उस विदेशी डीएनए खंड को डाल दिया जाता है या निवेशित कर दिया जाता है और इस प्लाज्मिड को किसी पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश करा देते हैं। पहले क्या किया कि प्लाज्मिड में उस विदेशी डीएनए को डाल दिया, अब पूरे प्लाज्मिड को ही पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया, डाल दिया। तो प्रवेश कराने के बाद क्या हुआ कि जो प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड के साथ ही साथ जो विदेशी डीएनए था, विदेशी डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाता है, द्विगुणित तो हो जाता है, या कह लीजिए उसका रेप्लिकेशन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो विषाणु बैक्टीरियोफेज होता है इसमें भी होता है, यानी बैक्टीरियोफेज में भी बिल्कुल इसी तरह से संवाहक का कार्य उससे भी लिया जाता है। चलिए अब बीटी फसलें अथवा बीटी क्रॉप्स को समझा देते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी फसलें बनाई गई हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कीट नहीं आक्रमण करेंगे, नहीं लगेंगे। तो बीटी प्रोटीन के जीन को जीवाणु से अलग कर पादप कोशिकाओं में निवेशित कराया जाता है। बता दें कि बीटी प्रोटीन एक प्रकार का प्रतिविष है या जैव विष आप इसे कह सकते हैं, जिसे जीवाणु से बनाते हैं। और किस जीवाणु से बनाया जाता है पूछा जाए तो बताएंगे बैसिलस थोरिनजिएसिस। बैसिलस थोरिनजिएसिस, बैसिलस यानी बी और थोरिनजिएसिस यानी टी, इसीलिए बीटी कहा जाता है इसे। तो बैसिलस थोरिनजिएसिस जीवाणु से बनाया जाता है, इसीलिए इसे शॉर्टकट में बीटी कहते हैं या बीटी लिखा जाता है। और जब इस बीटी प्रोटीन को या जैव विष को जीवाणु से निकाल लेते हैं तो निकालने के बाद पादप अथवा पौधों में निवेशित कराते हैं। यानी जैसे इसको निकाल लिया जाता है तो निकालने के बाद क्या करते हैं कि पादप अथवा पौधों में निवेशित कराया जाता है या पौधों में स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रकार से बने ट्रांसजेनिक पौधे कीट पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब बीटी प्रोटीन अथवा जैव विष के जीन को जीवाणु से अलग निकालकर पौधों में डालते हैं तो पौधों में प्रतिविष बनने लगता है, और जब प्रतिविष बनने लगेगा तो कीटनाशक अथवा पीड़क नाशक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से फसलों को ही बीटी फसलें कहा जाता है। यानी ऐसी जो फसलें होती हैं इन्हीं फसलों को बीटी फसलें कहा जाता है। जैसे बीटी फसलें में बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, आलू, बैंगन, सोयाबीन, बीटी तंबाकू आदि ये बीटी फसलें हैं। चलिए परभक्षण पर टिप्पणी समझा देते हैं। तो दो जातियों के जीवों के बीच वह पारस्परिक संबंध जिसमें एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीवों का शिकार करके खाते हैं उसे ही परभक्षण कहा जाता है। यानी परभक्षण दो जातियों के जीवों के बीच का पारस्परिक संबंध होता है, जिसमें होता क्या है तो एक जाति का जीव दूसरी जाति के जीव का शिकार करता है, खाता है, और जो जंतु शिकार करता है उसे शिकारी कहा जाता है या प्रेडेटर बोला जाता है, या कह लीजिए कि परभक्षी बोलते हैं। शिकार करने वाले को क्या कहते हैं परभक्षी या शिकारी, और जिसका शिकार होता है वह शिकार है या प्रे कहलाता है। घास, हिरण और चीता की खाद्य श्रृंखला से अगर हम परभक्षण को समझें तो इसमें चीता ने हिरण का शिकार किया, यानी चीता ने हिरण को खाया या कह लीजिए शिकार किया, तो जो चीता है ये परभक्षी हुआ या इसे शिकारी कहेंगे। यानी चीते ने हिरण को खाया तो हो गया ये परभक्षी या शिकारी, अब इसे ही परभक्षण कहा जाता है। परभक्षण के अन्य उदाहरणों में एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन अगर देखा जाए तो जो शाकाहारी होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, ये शाकाहारी जंतु हरे पौधों के विभिन्न भागों जैसे बीज है, फल है आदि को खाते हैं। यानी शाकाहारी जंतु हैं, ये क्या खाएंगे तो शाकाहारी हैं इसलिए हरे पौधों को खाएंगे और हरे पौधों में बीज, फल आदि को खाते हैं। फिर दूसरा है मांसाहारी या कार्निवोरस। तो जो मांसाहारी हैं ये अपने भोजन के लिए शाकाहारियों को मारते हैं। जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं, जीव होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने भोजन के लिए शाकाहारियों को खाते हैं। जैसे मेढक कीट का भक्षण करता है, जो मेढक है ये क्या करता है कीटों का भक्षण करता है।
परभक्षण के उदाहरण में अगला देखा जाए तो कीटभक्षी पौधे होते हैं, यानी इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं। तो कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगते हैं, यानी जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है उस मिट्टी में कीटभक्षी पौधे उगते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं, तो बताएंगे ऐसे स्थान पर जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर कीटभक्षी पौधे उगते हैं। परभक्षण का महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेशन क्या होता है। तो पहला है परभक्षण परभक्षी तथा शिकार दोनों की ही आबादी पर नियंत्रण रखते हैं। जो परभक्षण है ये परभक्षी तथा शिकार दोनों की आबादी पर नियंत्रण रखते हैं। कभी कभी एक परभक्षी बहुत सी जातियों का भक्षण करता है अथवा एक ही जाति का शिकार बहुत से परभक्षी कर सकते हैं। तो शिकारी केवल तभी तक जीवित रहता है जब तक शिकार मिलता है। अगला है शिकारी शिकार के लिए विभिन्न तरीके प्रयोग करता है। शिकारी जो होता है वो शिकार करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है। उसी प्रकार शिकार भी शिकारी से बचने के लिए कई सारे तरीके अपनाता है, जैसे कांटेदार चमड़ी, चेतावनी के रंग, आवाज, मिमिक्री आदि ऐसे होते हैं जो बचने के लिए करता है। चलिए अब बायोरिएक्टर को समझा देते हैं। तो बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन सदृश होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है और उनसे विशिष्ट उत्पादों तथा वेस्ट एंजाइम आदि को प्राप्त किया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो पुनर्योगज डीएनए जो है, पुनर्योगज डीएनए से विजातीय जीवों के उत्पादों को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए, ज्यादा प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, यानी थोड़ी सी जगह में जब संवर्धन किया जाता है, कल्चर किया जाता है, तो अधिक उत्पाद नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए, ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करने के लिए, या कह लीजिए इंडस्ट्रियल लेवल पर विकास करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। बायोरिएक्टर की संरचना को समझ लेते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक बिलोडक बायोरिएक्टर है। बिलोडक बायोरिएक्टर का चित्र है। तो बिलोडक बायोरिएक्टर बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, बेलनाकार होती है, जैसे मैंने बताया था सिलेंडर जैसे होती हैं, ऐसी संरचनाएं होती हैं और इनके आधारीय भाग घुमावदार होते हैं जो बायोरिएक्टर के अंदर उपस्थित पदार्थों को मिश्रित करने में सहायता करते हैं। यानी जो घुमावदार ये लगे हुए हैं ये सारे जो बायोरिएक्टर के अंदर पदार्थ होते हैं उसको मिलाने में सहायता करते हैं, हेल्प करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल एक ही में मिक्स कर देते हैं। और बिलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन एवं उसका मिश्रण उपस्थित होता है। ऑक्सीजन और उसका मिश्रण, यानी जो चीजें मिलाई गई हैं वो सारे मिश्रण ये मिलाता है उसी को, और वायु बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर के भीतर भेजी जा सकती है और बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर के अंदर भेजी जाती है। बायोरिएक्टर में प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र आदि भाग होते हैं। यानी बायोरिएक्टर में इतने सारे पार्ट पाए जाते हैं। एजिटेटर सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ये बहुत सारे जो पार्ट हैं ये सब बायोरिएक्टर के भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। और इसमें एक प्रतिचयन प्रदार भी लगा होता है, यानी कि सैंपलिंग पार्ट्स भी होता है, सैंपलिंग पार्ट भी इसी में लगा हुआ है, जिससे संवर्धन की अल्प मात्रा समय समय पर निष्कासित की जा सकती है। यानी जो संवर्धन हो गया है, जो कल्चर बन चुका है, उसको समय समय पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकाला जाता है, अल्प मात्रा में निकाला जाता है। चलिए अब पीसीआर को समझा देते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अर्थात पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को पीसीआर कहा जाता है। और पीसीआर क्या है ये समझने के लिए पहले पीसीआर के फुल फॉर्म को देख लेते हैं। फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पीसीआर क्या है। तो इसमें पहला वर्ड है पॉलीमरेज, जिसमें पॉली का मतलब है एक से ज्यादा, पॉली का क्या मतलब है, एक से ज्यादा, और मरेज का अर्थ है फॉर्मेशन या बनना आप कह सकते हैं। अतः पॉलीमरेज शब्द का अर्थ हुआ एक से ज्यादा कॉपी का बनना। और चेन रिएक्शन का अर्थ है श्रृंखला अभिक्रिया, यानी श्रृंखला, एक लाइन, एक कतार या बार बार, या कह लीजिए कि एक के बाद एक बनता जाए तो श्रृंखला अभिक्रिया हो गई। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसका अर्थ हुआ कि डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनना ही पीसीआर है। डीएनए की
मल्टीपल कॉपी बनना ही क्या है, पीसीआर है। मतलब एक सिंगल डीएनए से बहुत से डीएनए बनाने का कार्य पीसीआर करता है। जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, जैसे फोटोकॉपी मशीन में हम एक मूल कॉपी ले जाते हैं और कई सारी फोटोकॉपी निकला जाते हैं, बिल्कुल वही कार्य पीसीआर का होता है, वैसे ही ये कार्य करता है। तो पीसीआर एक ऐसी मशीन है जो डीएनए की कई सारी कॉपी करता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग किए गए जीन या डीएनए खंड की पीसीआर विधि से बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं या अनेक कॉपी बनाई जाती हैं। तो इसकी खोज कैरी मुलिश ने सन 1985 में की थी। पीसीआर की खोज कैरी मुलिश ने सन 1985 में की थी। और पीसीआर की मशीन का नाम आपको बता दें, पीसीआर की मशीन का नाम थर्मोसाइक्लर है। थर्मोसाइक्लर पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया में या पीसीआर के प्रत्येक चक्र में केवल 1 से 2 मिनट का समय लगता है। यानी पीसीआर का हर एक चक्र जो है उस एक चक्र में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। और 20 चक्र के अंत में 2 की घात 20 अर्थात 1 मिलियन से भी अधिक डीएनए अणु बन जाते हैं। 20 चक्र के अंत में 2 की घात 20 मतलब क्या हुआ इसका, 1 मिलियन से भी अधिक डीएनए अणु बन जाते हैं अगर माध्यम में पर्याप्त मात्रा में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित हैं। चलिए अब बहुभोरता अथवा पॉलीएम्ब्रियनी को समझा देते हैं। तो बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, कोई बीज है, उस बीज में जब एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं, तो उसे ही बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये मतलब हुआ कि जब एक से अधिक एम्ब्रियो उत्पन्न होते हैं किसी बीज में, तो उसे ही बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। यह जिम्नोस्पर्म पौधों की प्रमुख विशेषता होती है, यानी जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता है, लेकिन एंजियोस्पर्म पौधों में भी पाई जाती है। यानी जो आवृत बीजी पौधे होते हैं इनमें भी कुछ पौधों में पाई जाती है। जैसे सिट्रस कुल के पौधों में ये पाई जाती है सामान्य घट्टा के रूप में। तो सिट्रस कुल में कौन कौन से आएंगे, जैसे चकोतरा है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, तो ये सिट्रस कुल के पौधे होते हैं। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में संतरे में की थी। बहुभ्रूणता की खोज किसने की पूछा जाए तो वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की तो 1719 ईस्वी में की। किसमें की तो संतरे में की थी। चलिए अब जानते हैं बहुभ्रूणता के उपयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ द पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पादप प्रजनक तथा उद्यान विज्ञों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पादप प्रजनक होते हैं, पौधों को उत्पन्न करते हैं नए नए प्रकार के, उनके लिए, और उद्यान जो विज्ञ हैं, उद्यानों के लिए जो विशेषज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। फिर दूसरा है आम व नींबू प्रजाति के पौधों के लिए न्यूसेल्स से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। न्यूसेल्स क्या है तो बीजांडकाय, यानी आम और नींबू प्रजाति के जो पौधे होते हैं इनके जो बीजांडकाय से उत्पन्न जो भ्रूण होता है उसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है आम नींबू प्रजाति के पौधों के लिए जो बीजांडकाय होता है, जो अध्यावरण होता है, इससे जो भ्रूण उत्पन्न होता है, पौधा उत्पन्न होता है, उसका उपयोग किया जाता है। फिर बहुभ्रूणता का तीसरा उपयोग है इनसे प्राप्त नवोद्भिद जनक पौधे के समान होते हैं। तो नवोद्भिद जनक, नवोद्भिद का मतलब ये होता है जब पौधा या बीज को बोया जाता है तो उसमें से जो अंकुरण निकलता है, उसमें जब तक पत्ती वगैरह नहीं निकलती हैं तो उसे नवोद्भिद कहा जाता है। तो वो हो गया नवोद्भिद। तो इनसे प्राप्त जो नवोद्भिद जनक होते हैं वो बिल्कुल पौधे के समान होते हैं। ये कायिक प्रजनन के समान ही उपयोगी होते हैं। चलिए अब अनिषेक जनन अथवा पार्थेनोजेनेसिस को समझा देते हैं। तो प्रजनन की वह विधि जिससे अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए जीवों में विकसित हो जाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम सभी लोग जानते हैं कि जो अधिकांश जीव होते हैं, अधिकांश जीवों में प्रजनन की जो क्रिया होती है उसके लिए शुक्राणुओं का अंडाणुओं से मिलना अनिवार्य होता है। यानी प्रजनन की क्रिया के लिए शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु अथवा नर युग्मक इसे कहा जाता है, नर युग्मक का अंडाणु या मादा युग्मक से संलयित होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, और तभी भ्रूण बनता है।
और तभी जीव बनता है। और जब तक संलयित नहीं होता है तब तक भ्रूण नहीं बनता है, या कह लीजिए कि जीव का निर्माण नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं जिनमें बिना निषेचन के ही, बिना संश्लेषण के ही भ्रूण या जीव का विकास हो जाता है। इसी क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। अर्थ यह हुआ कि जब किसी कारणवश निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है तो नर युग्मक मर जाता है और मादा युग्मक में विकास की क्रिया होती है तथा अनिषेचित जीव बनता है। इसी क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। आप लोगों को बता दें कि शब्द पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस का गठन ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुआ है। जो शब्द पार्थिनोजेनेसिस है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, पार्थिनो और जेनेसिस। पार्थिनो और जेनेसिस से मिलकर बना हुआ है। हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है लैंगिक जनन के बिना मादा युग्मक से नवीन जीव की उत्पत्ति होना। हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शब्द का अर्थ लैंगिक जनन के बिना ही मादा युग्मक से नवीन जीवन की उत्पत्ति होना पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ होता है। इस प्रकार से सीधी सी भाषा में कहें तो निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से सीधे नए जीव बन जाएं तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। जैसे कुछ मधुमक्खियां होती हैं उनमें ऐसा होता है, कुछ छिपकलियां होती हैं उनमें ऐसा होता है, टर्की पक्षी जो होता है उसमें ऐसा होता है। इसी तरह से यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा है आदि में इसी विधि द्वारा प्रजनन होता है। चलिए अब असंग जनन अथवा एपोमिक्सिस को समझा देते हैं। सबसे पहले असंग जनन की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज या भ्रूण पैदा करने की तकनीक को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो सामान्य प्रक्रिया का मतलब ये है कि जैसे निषेचन होता है और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है या बीज का निर्माण होता है तो वो सामान्य प्रक्रिया हो गई। उस तरह से इसमें ना हो तो असामान्य हुआ, यानी सामान्य प्रक्रिया की तरह से ना हो। और ऐसे ही द्विगुणित कोशिका से एक नए पौधे का निर्माण हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए तो उसे असंग जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले पौधे असंग जनित पौधे कहलाते हैं। और जिन पौधों में इस प्रकार का जनन पाया जाता है या जिन पौधों में असंग जनन होता है वह पौधे क्या कहलाते हैं? असंग जनिक पौधे या एपोमिक्सिस प्लांट कहलाते हैं। असंग जनन की खोज का श्रेय वनस्पति विज्ञ विंकलर को जाता है। तो असंग जनन को वनस्पति शास्त्री विंकलर ने सन 1908 ईस्वी में बताया था, इसकी खोज की थी। चलिए अब अनिषेक फलन अथवा पार्थेनोकार्पी को समझा देते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो परिपक्व अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अथवा इसी परिभाषा को दूसरी तरह से भी हम बता सकते हैं कि जब फल बिना निषेचन के ही बन जाए तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी और अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉल ने किया था। सबसे पहले किसने किया? नॉल ने किया था। चलिए एक चित्र के माध्यम से इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो इस चित्र को देखिए, यह पुष्प में निषेचन क्रिया को दिखाते हुए अंडाशय या ओवरी का चित्र है। हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग सभी आवृतबीजी पौधों या एंजियोस्पर्म में फल का निर्माण परागण और निषेचन के बाद ही होता है। यदि आप लोग परागण और निषेचन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया भी है कि आवृतबीजी जितने भी पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने भी होते हैं, इसमें फल का निर्माण कैसे होगा? परागण और निषेचन के बाद ही होगा। यानी फ्रूट का फॉर्मेशन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक फ्रूट का निर्माण फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यह देखिए, ये पराग कण है जिसे मेल गैमेट्स कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो नर युग्मक कहते हैं। और इधर देखिए, ये बीजांड है जिसमें फीमेल गैमेट्स या मादा युग्मक होता है। अब जब ये नर युग्मक मादा युग्मक से जाकर मिलेगा, संयोग करेगा, संलयन होगा, तो उसे ही निषेचन कहा जाता है। निषेचन होता है और निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद ही
फल बनना शुरू होता है या कह लीजिए कि फल का निर्माण शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद फल बन जाता है। ये हुई सामान्य रूप से प्रक्रिया। और सामान्य रूप से देखा जाए तो बिना निषेचन या फर्टिलाइजेशन के फल का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पौधों में परागण और निषेचन के बिना भी फल का निर्माण हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें न तो परागण होता है और न ही निषेचन होता है, यानी ना ही उसमें पॉलिनेशन होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, फिर भी फल बन जाते हैं। तो ऐसे फलों में बीज नहीं बनते हैं। जो फल बन जाता है तो उसे ही अनिषेक फलन कहते हैं। लेकिन ऐसे जो फल होते हैं उनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, बीज नहीं बनते हैं। मतलब अनिषेक फलन द्वारा बने फल बीज रहित होते हैं, सीडलेस होते हैं। अब अनिषेक फलन का महत्व समझ लेते हैं, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी के बारे में जान लेते हैं या सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी के बारे में समझ लेते हैं। तो इस प्रक्रिया का विशेष महत्व विभिन्न खाद्य उपयोगी फलों, यानी जो खाने में उपयोग करते हैं फलों को, ऐसे फलों जैसे अंगूर, चेरी, सेब, नाशपाती आदि की स्वादिष्ट और बीज रहित उत्तम गुणवत्ता की किस्में प्राप्त करने में। चलिए अब अपयुग्मन को समझा देते हैं। अगुणित भ्रूणकोश में यदि अंड के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाए तो उसे अपयुग्मन कहा जाता है। अर्थात जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक होता है उसमें जो अंड कोशिका होती है, एग सेल होती है, उसके अतिरिक्त किसी सहायक कोशिका से यानी सिनर्जिड सेल से या एंटीपोडल सेल से अगर भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है, तो उसे ही अपयुग्मन या एपोगैमी कहा जाता है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये अगुणित भ्रूणकोश का चित्र है। अब इसमें देखिए ये ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं इन्हें प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहा जाता है या एंटीपोडल सेल कहते हैं, चाहे आप प्रतिमुख कोशिका भी कह सकते हैं। और ये जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं, नीचे वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं, और जो बीच में नीचे वाली में ही जो बीच में एक कोशिका है इसे अंड कोशिका कहा जाता है। नीचे 3 कोशिकाएं हैं, 2 कोशिकाओं को अगल बगल वालों को सहायक कोशिकाएं कहते हैं और जो बीच में है इसे अंड कोशिका कहा जाता है। और ये जो बीच में देख रहे हैं आप इसे द्विध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। तो ये पूरा मिलाकर के क्या हुआ, अगुणित भ्रूण कोश हो गया। अब परिभाषा में कहा गया कि अगुणित भ्रूण कोश में यदि अंड के अतिरिक्त यानी अंड कोशिका के अतिरिक्त, तो अंड कोशिका कौन सी है, ये जो 2 सहायक कोशिकाएं आप देख रहे हैं इसके जो बीच में है ये अंड कोशिका है। कह रहा है कि अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिकाएं कौन सी है, इन कोशिकाओं को छोड़कर अन्य कोशिकाओं में ये 2 सहायक कोशिकाएं हैं और ऊपर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं या एंटीपोडल सेल्स हैं। तो अन्य कोशिकाओं चाहे वो सहायक कोशिकाएं अथवा प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं से भ्रूण का अगर विकास हो जाता है तो उसे ही अपयुग्मन कहा जाता है। तो आम तौर पर देखा जाए तो अंड कोशिका से जब निषेचन होता है तभी भ्रूण का विकास होता है, तो फल बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, अपयुग्मन क्या है कि इस अंड कोशिका के अतिरिक्त इससे निषेचन ना हो, इससे भ्रूण का विकास ना हो, चाहे इन सहायक कोशिकाओं से हो जाए या फिर प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं से हो जाए, तो उसे ही अपयुग्मन कहा जाएगा या एपोगैमी कहा जाएगा। कि अपयुग्मन विधि से निर्मित सभी पौधे बांधे होते हैं, यानी जितने भी इस विधि से पौधे बनते हैं वह सभी बांधे होते, बांधे यानी बांधता होती, उसमें फल और बीज का निर्माण उनमें नहीं होता है क्योंकि ये अगुणित होते हैं या कह लीजिए कि हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से उदाहरण इसमें हो सकते हैं, जैसे लिलियम है, ये पौधा है, लिस्टरा ओबेटा है, ये सब पौधे जो होते हैं ये अपयुग्मन से निर्मित हुए पौधे होते हैं। चलिए अब सह प्रभाविता अथवा कोडोमिनेंस को समझा देते हैं। मवेशियों अथवा पशुओं में त्वचा के बालों के रंग पर सह प्रभाविता को समझते हैं। त्वचा के बालों के रंग पर, तो यह एक नर पशु है जिसे हम लोग सांड कहते हैं और एक मादा पशु है जिसे हम लोग मान लीजिए गाय कहते हैं। यानी एक सांड है और एक गाय है। जो सांड है ये लाल रंग का है, यानी सांड के बालों का रंग जो है ये लाल है, और जो गाय है इसके बालों का रंग सफेद है। बता दें कि पशुओं में या मवेशियों में
त्वचा के बालों के रंग से संबंधित जीन के एलील सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। जो जीन के एलील होते हैं वो कोडोमिनेंस को दर्शाते हैं। मतलब मवेशियों या पशुओं में बालों के रंग के जीन को एलील R1 R2 से दिखाया गया है। R1 और R2 इसमें से जो R1 है ये बालों में लाल या भूरा रंग उत्पन्न करने वाला एलील है। R1 क्या है? बालों में लाल या भूरा रंग उत्पन्न करने वाला एलील है। और जो R2 है ये बालों में सफेद रंग उत्पन्न करने वाला एलील है। इसीलिए ये जो लाल बालों वाला सांड है इसे R1 R1 एलील से दिखाया गया है और सफेद बालों वाली गाय को R2 R2 से दिखाया गया है। अब इन दोनों के बीच पे संकरण कराया गया या क्रॉस कराया गया और संकरण कराने पर या क्रॉस कराने पर इनकी जो संतानें होती हैं उनमें से चाहे नर हो या मादा हो दोनों के बालों का रंग चितकबरा होता है। मतलब चाहे सांड हो चाहे गाय हो दोनों के जो बालों का रंग होता है वो चितकबरा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में या फर्स्ट जनरेशन में जो भी संतानें होंगी उनके बालों में लाल रंग भी होगा और सफ़ेद रंग भी होगा और लाल और सफ़ेद दोनों मिलकर के मिक्सचर हो जाते हैं, इसीलिए चितकबरा कहा जाता है। जब लाल और सफ़ेद मिल जाते हैं तो चितकबरा बन जाता है, क्योंकि चितकबरा का मतलब है बाल कहीं कहीं पर लाल और कहीं कहीं पर सफ़ेद होते हैं, उसी को चितकबरा कहा जाता है। अब जो F1 पीढ़ी की संतानें हुई हैं, F1 पीढ़ी में स्वपरागण या सेल्फ क्रॉस कराने पर यानी F1 पीढ़ी की संतानों में आपस में संकरण या क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में या सेकेंड जनरेशन में कह लीजिए लाल चितकबरे और श्वेत यानी सफ़ेद रंग के मवेशी या पशु उत्पन्न होते हैं। जब F1 पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया या सेल्फ क्रॉस कराया गया आपस में, तो क्या हुआ कि लाल चितकबरे और सफ़ेद रंग के मवेशी या पशु उत्पन्न होते हैं। खुद भी आप देख लीजिए कि F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में क्या हुआ कि ये लाल बालों वाला सांड हुआ है और फिर एक चितकबरी गाय और एक चितकबरा सांड हुआ है, फिर ये सफ़ेद बालों वाली गाय हुई है। मतलब F2 पीढ़ी में एक लाल बालों वाला पशु या मवेशी अर्थात सांड और एक सफ़ेद बालों वाला पशु यानी कि गाय और दो चितकबरे बालों वाले मवेशी या पशु पैदा हुए, जिनमें से एक गाय है और एक सांड है। इस तरह से F2 पीढ़ी में लाल चितकबरे तथा सफ़ेद रंग के पशुओं में 1:2:1 का अनुपात है। 1:2:1 का अनुपात है, यानी एक लाल रंग का है और जो दो हैं ये चितकबरे रंग के हैं और एक सफ़ेद रंग का है। जो दो चितकबरे रंग के हैं ये विषम युग्मजी हैं, यानी कि एक गाय है और एक सांड है, बाकी वो सिंगल एक ही एक है, तो समयुग्मजी आप मान सकते। पुनर्योगज डीएनए तकनीक अथवा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। क्या कहा गया है? दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है या पुनर्संयोजन डीएनए कहलाता है। मतलब दो अलग अलग स्रोतों के डीएनए खंडों को जुड़ने से बने डीएनए को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। चाहे आप पुनर्योगज कहें हिंदी में, चाहे अंग्रेजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह दें, और इनके जुड़ने की प्रक्रिया को पुनर्संयोजन कहा जाता है या पुनर्योजन कहते हैं अथवा रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक जीव के डीएनए को किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ रोपित करके उसमें इच्छित गुण वाला जीन प्राप्त करना पुनर्योगज डीएनए तकनीक अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे उदाहरण को अगर समझें तो जैसे ये नील हरी शैवाल है अथवा इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है और शॉर्टकट में ब्लू ग्रीन एल्गी को BGA बोला जाता है। BGA
और यह धान के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। जो धान के खेत होते हैं उनमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, क्योंकि इसके जीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले गुण होते हैं। कौन सा जीन होता है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाने वाला, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीन पाया जाता है। और वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके जीन को धान की फसल में स्थानांतरित कर दिया, धान की फसल में ट्रांसफर कर दिया। अब जो गुण इस शैवाल में थे वही सेम गुण धान में आ गए। अब धान में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, मतलब धान को नाइट्रोजन की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी और अधिक जरूरत नहीं होगी, वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेगा। तो ये मैंने एक उदाहरण आपको बताया है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए पैलिंड्रोम्स को समझा देते हैं। तो अक्षरों का वह समूह या वह शब्द जिन्हें आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही समान पढ़ा जाता है, पैलिंड्रोम कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी अथवा बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए में क्षारों अथवा बेसिस के वह अनुक्रम या वह सीक्वेंस जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर एक समान पढ़े जाते हैं, पैलिंड्रोम कहलाते हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, दोनों में 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर, ध्यान देंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर ही समान पढ़े जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोम कहा जाता है। जैसे ये एक डीएनए खंड है और इसे आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर ने काटा, इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अथवा आणविक कैंची भी कहा जाता है। ये डीएनए को एक विशेष स्थान से काटता है, स्पेसिफिक प्लेस से काटता है। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जी तथा ए के बीच से काटा, जी और ए के बीच से इसने कट लगाया। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली चेन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है इसमें इसने जी और ए के बीच में काटा। जब ये कट गया तो देखिए कटने के बाद कैसा दिख रहा है। इसमें जहां से कट किया गया है इनके नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर, पॉइंट बी नोटेड, AATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा से अगर पढ़ेंगे तो AATTC। और ऐसे ही दूसरी वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर जो दूसरी वाली है इसमें भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर AATTC आया, इसे ही पैलिंड्रोम कहा जाता है। चलिए अब स्टेम कोशिकाओं को समझा देते हैं। स्टेम सेल्स हमारे शरीर की मूल कोशिकाएं होती हैं, मूल कोशिकाएं जिनमें विभाजन की असीमित क्षमता पाई जाती है। और ये कोशिकाएं शरीर में किसी भी तरह की कोशिकाओं को बना सकती हैं, किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं, अथवा इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता होती है। यानी जो मूल कोशिकाएं हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, ये किसी भी तरीके की कोशिकाओं में बदल जाती हैं या किसी भी तरीके की कोशिकाओं को बना सकती हैं। मतलब स्टेम सेल्स बॉडी की किसी भी सेल्स में बदल सकती हैं और इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कोशिका खराब हो गई है, कोई ऊतक खराब हो गया है, तो इन कोशिकाओं का उपयोग या स्टेम सेल का उपयोग शरीर में किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए किया जाता है। मतलब इन सेल्स को किसी भी प्रकार की सेल्स की रिपेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे हार्ट या हृदय की कोशिकाएं अथवा सेल्स खराब होने पर स्टेम सेल्स से उनको ठीक किया जाता है। अगर हमारे हृदय की कोशिकाएं खराब हो गई हैं, कुछ कोशिकाएं खराब हो रही हैं, तो स्टेम सेल्स से ही उनको ठीक किया जाता है। स्टेम सेल्स कल्चर माध्यम में विभाजित होकर संख्या में वृद्धि करती है। अगर कल्चर किया जाए तो कल्चर माध्यम में विभाजित होकर के बहुत सारी बन जाती हैं, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बहुत सारी बन जाती हैं। और जिस ऊतक में उनको स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसकी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, बदल जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही बन जाती हैं। मतलब अंग प्रत्यारोपण अथवा आर्गन ट्रांसप्लांट में कल्चर मीडियम या कल्चर माध्यम में इनकी संख्या को बढ़ाकर
इनको उस अंग में डालते हैं जो अंग खराब हो गया है, यानी जिस अंग को ठीक किया जाता है। कोशिकाओं के उपयोगों को जान लेते हैं अथवा यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स को समझ लेते हैं। तो पहला है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी अथवा SCID में स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है। SCID क्या है? तो SCID आनुवांशिक रोग है और यह ADA की कमी से होता है। ADA का पूरा नाम एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम होता है और इसी एंजाइम की कमी से सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी यानी SCID नामक आनुवांशिक रोग या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। तो इस रोग को ठीक करने के लिए हमारी बोन मैरो की जो स्टेम सेल्स होती हैं उनको यूज किया जाता है अथवा इस रोग का निदान स्टेम सेल्स से ही होता है। फिर दूसरा है रुधिर कैंसर अथवा ब्लड कैंसर के उपचार में स्टेम सेल्स का यूज किया जाता है। फिर अगला है थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवंशिक रोगों के उपचार में भी स्टेम सेल्स का प्रयोग किया जाता है। ये लघु बीजाणुधानी के बारे में समझा देते हैं। आवृत बीजी पौधों के पुष्पों में पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग होता है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनमें जो एंड्रोसियम होता है वो एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, नर जनन अंग होता है। और ये जो पुंकेसर अथवा एंड्रोसियम है इसे पुमंग भी कहा जाता है, पुमंग। और इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है, जो पहला भाग है, उसे परागकोश अथवा एंथर कहा जाता है और इसके बीच में योजी अथवा कनेक्टिव होता है। ये संयोजी ऊतक का बना होता है, योजी अथवा कनेक्टिव। और तीसरा भाग पुतंत होता है अथवा इसे अंग्रेजी में फिलामेंट कहा जाता है। अब ये जो ऊपर वाला भाग है परागकोश अथवा एंथर, इसमें लघु बीजाणु बनते हैं और इन लघु बीजाणुओं को अंग्रेजी में माइक्रोस्पोर कहा जाता है। माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। और यही लघु बीजाणु पराग कण कहलाते हैं, पराग कण अथवा पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं। अच्छा, अब यदि इस पराग कोष को यहां से कट करें, इस जगह से कट किया जाए अथवा इसकी अनुप्रस्थ काट काटा जाए तो अनुप्रस्थ काट में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें पराग कोष की 2 लाइनें अथवा 2 पालियां दिखाई देती हैं। जो पराग कोष था, एंथर था, इसकी 2 लाइनें अथवा 2 पालियां दिखाई देती हैं और प्रत्येक पाल में 2 प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। हर एक पाल में 2 प्रकोष्ठ हैं, मतलब दोनों पालियों में 2-2 प्रकोष्ठ हैं। इस प्रकार कुल 4 प्रकोष्ठ हैं। और प्रकोष्ठ का मतलब होता है थैली या थैली जैसी जो संरचना होती है, गोल गोल से जो गड्ढे होते हैं उसे ही प्रकोष्ठ कहा जाता है। और इन्हीं को लघु बीजाणुधानी अथवा माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है अथवा इन्हें ही परागपुट भी कहते हैं, परागपुट। इस प्रकार से प्रत्येक पराग कोष में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। यानी अगर एक पराग कोष की बात की जाए तो एक पराग कोष में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं या 4 परागपुट होते हैं या 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। और इन चारों को आपस में जोड़ने वाला बीच में योजी होता है, योजी कनेक्टिव। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। यानी ये जो हर एक जो 4 लघु बीजाणुधानियां हैं, इन लघु बीजाणुधानी में कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं अथवा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ये जो लघु बीजाणुधानी जनन कोशिका होती है या माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है या माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। अथवा हर माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर को बनाती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। सैरोगेट माँ के बारे में बताएंगे। तो ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है सैरोगेट माँ कहलाती है। अगर कोई स्त्री है और कोई स्त्री गर्भधारण करने में समर्थ नहीं है, गर्भधारण नहीं कर पाती है, या कहिए कि
ऐसी स्त्रियां जिनमें गर्भ नहीं ठहरता है तो उनके भ्रूण का विकास जिस स्त्री में कराया जाता है उसी स्त्री को सैरोगेट माँ कहा जाता है। जैसे ये लोग दंपति हैं अथवा पति पत्नी हैं तो इनकी पत्नी गर्भ धारण नहीं कर सकती है या गर्भ धारण करने में असमर्थ है। अब क्या किया जाएगा कि इनकी पत्नी के अंडाणुओं को ले लिया जाएगा और इधर इनके पति के शुक्राणुओं को ले लिया जाएगा और दोनों में कल्चर माध्यम में, संवर्धन माध्यम में निषेचन करवा दिया जाएगा। अब निषेचन करवाने के बाद उस बच्चे को जब वो 16 कोष की भ्रूण अवस्था हो जाएगा तो इस दूसरी स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाएगा। अब ये जो दूसरी स्त्री है जब बच्चे के 9 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसको जन्म देगी तो इसी दूसरी स्त्री को क्या कहेंगे? सैरोगेट माँ कहेंगे। एग्जाम में इसको और डिटेल से कैसे लिखेंगे चलिए आपको समझाते हैं और डिटेल से कुछ बताते भी हैं। अगर कोई स्त्री है और कोई स्त्री गर्भधारण करने में समर्थ नहीं है, गर्भधारण नहीं कर पाती है या कहिए कि ऐसी स्त्रियां जिनमें गर्भ नहीं ठहरता है तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के द्वारा किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में अंडे को रोपित कर देते हैं, निक्षेपित कर देते हैं और वही भ्रूण का वर्धन होता है। और अगर कहा जाए कि IVF क्या है या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक क्या होती है तो इसमें होता है कल्चर माध्यम में मादा के अंडे का पुरुष के शुक्राणु से संयोग कराया जाता है और इस प्रकार से जो जायगोट बनता है उस जायगोट में कोशिका विभाजन शुरू होता है। तो कोशिका विभाजन शुरू होने पर भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है तो उसे ही IVF कहा जाता है या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। चूंकि यहाँ पर सैरोगेट माँ की बात है तो भ्रूण को कहाँ स्थापित किया जाएगा? किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में स्थापित किया जाएगा। मतलब स्त्री के अंडे को बाहर निकाल लिया जाता है। ऐसी स्त्री जो गर्भधारण नहीं कर पाती है उसके अंडे को बाहर निकाल लिया जाता है और उसके पति के शुक्राणुओं से उसके अंडे से निषेचन कराया जाता है। कहाँ पर? तो बाहर संवर्धन माध्यम में या कल्चर माध्यम में। और निषेचन करा करके फिर निषेचित अंडे को जब वो 32 कोष की अवस्था में हो जाता है, उसका विदलन शुरू हो जाता है और 32 कोष का बन जाता है तो 32 कोष की अवस्था के बाद किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में उसको स्थापित कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। और फिर इस प्रकार से जब गर्भावधि पूरी हो जाती है तो गर्भावधि पूरा होने के बाद वो जो दूसरी स्त्री होती है वो सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है और इसे ही सैरोगेट माँ कहा जाता है। जिसने जन्म दिया उसको क्या कहते हैं? सैरोगेट माँ कहते हैं, क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया जबकि वो बच्चा किसका था? दूसरी स्त्री का था। चलिए बंधता अथवा बांझपन को समझा देते हैं। तो विश्व में अनेक दंपत्ति अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं और अपनी संतान के सुख से वंचित रहते हैं। इसे ही बंधता अथवा बांझपन कहा जाता है। अर्थात इस पूरे संसार में बहुत से पति पत्नी ऐसे हैं जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं, अक्षम होते हैं। सक्षम नहीं मतलब अक्षम है अथवा संतान पैदा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को ही बांझ अथवा बंध कहा जाता है और इनकी जनन क्षमता को बंधता अथवा बांझपन कहते हैं या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो बांझपन या इनफर्टिलिटी स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है। जो बांझपन है, जो इनफर्टिलिटी है या जो बंधता है, स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी। इसलिए कहा गया स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है। यानी बंधता अथवा बांझपन स्त्री में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है। लेकिन मानव समाज में बांझपन का मुख्य कारण स्त्रियों को ही माना जाता है। देखा जाए तो ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 40% पुरुष बांझपन का शिकार होते हैं, 60% स्त्रियां बांझपन का शिकार होती हैं अथवा जनन में अक्षम होती हैं और लगभग में 20% स्त्री व पुरुष दोनों में बांझपन या बंधता अथवा जनन अक्षमता पाई जाती है। जानते हैं कि पुरुषों में बांझपन का कारण क्या है, इसके बाद जानेंगे कि स्त्रियों में कारण क्या है। तो पुरुषों में बांझपन के कई कारण हैं। पहला कारण है
वीर्य अथवा सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या का कम होना, मतलब सीमेन में स्पर्म कम बनते हैं या कम होने पर बांझपन या इनफर्टिलिटी हो जाती है। दूसरा कारण है शुक्राणुओं में गतिशीलता का कम होना, अर्थात जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, ये तेजी से जब दौड़ नहीं पाते हैं तब भी बांझपन हो जाता है। गतिशीलता का कम होना मतलब तेजी से गतिशील नहीं हो पाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ऐसी स्थिति में बांझपन हो सकता है। फिर अगला पॉइंट है पुरुषों के सीमेन या वीर्य में जीवित शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना, मतलब जो पुरुषों का वीर्य होता है, जो सीमेन है, उसमें शुक्राणु जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं या जीवित कम रहते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है कि बांझपन हो सकता है। फिर अगला पॉइंट है पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं का बंद होना, यानी जो वैस डिफरेंस होती हैं वो जब ब्लॉक हो जाती हैं तब भी बांझपन का कारण होता है या बांझपन हो जाता है। ब्लॉक हो जाएंगी तो शुक्राणु निकल ही नहीं पाएंगे, जब निकल नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बच्चा पैदा नहीं होगा, इस तरह से बांझपन हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है लैंगिक कमजोरी के कारण मैथुन न कर पाना भी बंधता या बांझपन का कारण है। अगर लैंगिक कमजोरी है, मैथुन नहीं कर पा रहे हैं, तभी बंधता या बांझपन का ये प्रमुख कारण होता है। चलिए अब स्त्रियों में बांझपन के कारण को जान लेते हैं। तो स्त्रियों में भी बांझपन के कई कारण हैं, जिसमें से पहला है अनियमित अंडोत्सर्ग यानी इर्रेगुलर ओव्यूलेशन। स्त्रियों में बंधता या बांझपन का प्रमुख कारण होता है, मतलब यदि अंडा सही समय से नहीं निकल रहा है तब भी बांझपन हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है जनन पथ में अवरोध होना, तो जनन वाले रास्ते में कोई गड़बड़ी होने से, कोई इन्फेक्शन होने से भी ऐसा हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है अंडाशय में अंड जनन का ठीक प्रकार से ना होना। जो अंड जनन है, अंड जनन से अंडे बनते हैं, अगर अंड जनन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है तब भी क्या होगा कि बंधता हो जाएगी। मतलब यदि स्त्री के ओवरी में oogenesis अथवा अंडा नहीं बन पा रहा है तो भी बांझपन हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है गर्भाशय में संक्रमण होना, यानी यूट्रस में अगर इन्फेक्शन है तब भी बांधता या बांझपन हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है फैलोपियन नलिकाओं में कोई त्रुटि होने पर भी बांझपन हो सकता है। जो ओविडक्ट होती हैं, जो फैलोपियन नलिकाएं होती हैं, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है, कोई त्रुटि हो गई है तब भी क्या होगा कि बांझपन हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है योनि में संक्रमण होना भी बांझपन का कारण होता है। अगर योनि या वैजिना में कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी बांझपन या इनफर्टिलिटी का कारण होता है। चलिए अब गुरु बीजाणुधानी अथवा मेगास्पोरेंजियम को समझा देते हैं। जो पुष्प होता है, इस पुष्प में ये जो बीच वाला भाग होता है, इसे पुष्प का मादा जनन अंग अथवा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। ये जो बीच वाला भाग है, इसे अगर हम अलग निकालें तो इसे पुष्प का मादा जनन अंग अथवा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। और इसे गायनेसियम अथवा पिस्टिल भी कहा जाता है। गायनेसियम या पिस्टिल यह एक या एक से अधिक अंडकों अथवा कार्पल से मिलकर बना होता है। यहाँ पर मैंने एक अंडक या एक कार्पल वाला लिया है। प्रत्येक अंडक में आधार वाला फूला हुआ भाग अंडाशय या ओवरी कहलाता है। यानी हर एक अंडक में, हर एक कार्पल में जो आधार वाला फूला हुआ भाग होता है उसे ओवरी या अंडाशय कहा जाता है। और अंडाशय या ओवरी के ऊपर एक पतली नली के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है। इस पतली नली के समान संरचना को वर्तिका कहा जाता है या स्टाइल कहा जाता है। स्टाइलिश होती है इसलिए स्टाइल कहा जाता है। और स्टाइल के ऊपर स्टिकी एक संरचना पाई जाती है या चिपचिपी संरचना पाई जाती है, घुंडी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहा जाता है। चूंकि ये स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, इसलिए इसको स्टिग्मा कहा गया है, स्टिग्मा। अब अंडाशय या ओवरी के अंदर देखिए बहुत सी छोटी छोटी गोल आकृति की रचनाएं आपको दिख रही हैं। इस अंडाशय के अंदर या ओवरी के अंदर बहुत सी छोटी छोटी गोल सी संरचनाएं आपको दिख रही हैं, अंडाकार संरचनाएं दिख रही हैं, जिन्हें बीजांड अथवा ओव्यूल कहा जाता है। बीजांड या फिर अंग्रेजी में ओव्यूल कहा जाता है। और इन्हीं बीजांड या ओव्यूल को गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। यानी जो बीजांड होते हैं, जो ओव्यूल होते हैं, इन्हीं को
गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। तो आपको पता चल गया कि गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम क्या होती है। तो गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम फूल अथवा फ्लावर में अंडाशय के अंदर बीजांड या ओव्यूल के रूप में पाया जाता है। जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होता है, उसमें ओव्यूल जो होता है वही गुरु बीजाणुधानी होती है या मेगा स्पोरेंजियम होती है। चलिए अब आईयूडी को समझा देते हैं। तो आईयूडी तांबे या स्टील का बना एक ऐसा छोटा सा यंत्र होता है जिसे गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भाशय की गुहा में फिट किया जाता है। मतलब ऐसे यंत्र को आईयूडी कहा जाता है जो गर्भधारण को रोकता है। कहने का मतलब ये है कि इस यंत्र का प्रयोग बच्चा ना बने, गर्भधारण ना हो, इसलिए किया जाता है। अथवा कह लो कि निषेचन क्रिया को रोकने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या आईयूडी का प्रयोग किया जाता है। और जब निषेचन नहीं होगा तो बच्चा नहीं बनेगा। तो इन यंत्रों में जैसे कौन कौन से यंत्र होते हैं आईयूडी में? कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375 है। इनमें से जो कॉपर टी है यह प्रभावी और लोकप्रिय विधि है, यानी इसका प्रयोग ज्यादा होता है। जो आप चित्र देख रहे हो यही है कॉपर टी। और ये जो कॉपर टी है यह तांबा मोचक यंत्र होता है, इसमें कॉपर लगा होता है, जिसे महिला डॉक्टर या अनुभवी नर्सों के द्वारा स्त्री के योनि मार्ग में लगाया जाता है या फिट किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरह से फिट किया जाता है। और आपको बता दें कि कुछ स्त्रियां इस विधि का उपयोग नहीं कर पाती हैं क्योंकि इसमें दर्द होता है और खून भी निकलने लगता है। इसमें लगा कॉपर शुक्राणुओं की क्रियाशीलता या गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर देता है। जिसमें कॉपर लगा होता है वो क्या कार्य करता है कि शुक्राणु जो होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उनकी गतिशीलता को और निषेचन क्षमता को कम कर देता है। और यह युक्ति काफी समय तक प्रभावी बनी रहती है। लगभग में आप मान के चलिए कि 8 से 10 सालों तक प्रभावी बनी रहती है। चलिए अब आईयूडी तकनीक की विशेषताएं समझ लेते हैं। तो देखिए, पहली विशेषता है कॉपर मोचक आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मुक्त करती है। जो कॉपर के आयन होते हैं उसको मुक्त करने लगती है, जो शुक्राणुओं के भक्षण की दर में वृद्धि कर देते हैं। यानी जो कॉपर के आयन होते हैं शुक्राणुओं को खत्म कर देते हैं, भक्षण कर लेते हैं उनका। अतः शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता उनके कम गतिशील होने के कारण बाधित हो जाती है। गतिशील नहीं रह पाते हैं इसलिए वो निषेचन नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरा है आईयूडी हार्मोन गर्भाशय की दीवार को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयोगी बनाने का कार्य करता है। जो आईयूडी हार्मोन वाला होता है वो क्या करता है, जो गर्भाशय की दीवार होती है उसमें भ्रूण का रोपण होता है, तो उसमें भ्रूण का रोपण ना हो इसलिए उसको अनुपयोगी बनाता है। और फिर अगला पॉइंट है ये गर्भाशय की ग्रीवा को भी शुक्राणुओं के प्रवेश विरोधी बना देते हैं। जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है उसमें शुक्राणु ना जा पाए इसलिए उसको विरोधी बना देते हैं, खत्म करने लायक बना देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गर्भ निरोध की यह विधि काफी सरल और प्रचलित है। ऐसी स्त्रियां जो बच्चों के जन्म में कुछ निश्चित समय अवधि का अंतराल चाहती हैं या चलिए अब आईयूआई को समझा देते हैं कि आईयूआई क्या है। तो देखिए, किसी पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम होने पर उसके शुक्राणुओं को सांद्रित करके कृत्रिम विधि से स्त्री या उसकी पत्नी के गर्भाशय में स्थापित करने की प्रक्रिया आईयूआई कहलाती है। परिभाषा आपको समझ में आई? कोई पुरुष है उसमें शुक्राणु की संख्या कम है, कम बनते हैं शुक्राणु, तो क्या करते हैं कि उसके शुक्राणुओं को निकाल करके सांद्रित कर लेते हैं और सांद्रित करने के बाद कृत्रिम विधि से स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। इसे ही आईयूआई कहा जाता है। मतलब इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पति के वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं। जो पति होता है उसके वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं, यानी जब हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म कम होते हैं या फिर कम एक्टिव होते हैं, सक्रिय कम होते हैं। अब सक्रिय कम होंगे या कम बनेंगे तो निषेचन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और निषेचन ना हो पाने के कारण बच्चा नहीं बनेगा या बच्चा पैदा नहीं होगा। अब यदि उसे बच्चा चाहिए तो आईयूडी विधि का उपयोग किया जाता है।
और इस विधि में पुरुष का वीर्य निकालकर प्रयोगशाला में उसमें शुक्राणुओं को अलग कर लिया जाता है। मतलब पति जो होता है, पति का सीमेन निकाल लिया जाता है और सीमेन से स्पर्म को अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। अब निकाले गए शुक्राणुओं का संसाधन करते हैं, मतलब स्पर्म की प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद महीन कैथेटर द्वारा स्त्री के गर्भाशय में स्थापित करते हैं। लेकिन कब? तो उस समय जब स्त्री ओवल्यूशन के लिए तैयार हो या जब अंडाशय में अंडाणु निकलने के लिए तैयार हो या अंडोत्सर्ग होने वाला हो, उस समय शुक्राणुओं को स्थापित किया जाता है या डाला जाता है। यानी प्रोसेसिंग वाले स्पर्म को, प्रोसेसिंग वाले शुक्राणुओं को तब पहुंचाना चाहिए जब अंडा निकलने वाला हो स्त्री में। तब आपको बता दें, कभी कभी पति में शुक्राणुओं की संख्या कम नहीं होती है। ये विधि कब हुई? जब पति में शुक्राणुओं की संख्या कम थी या कम एक्टिव थे, तब IUI का प्रयोग किया गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पति होता है उस पर शुक्राणुओं की संख्या कम नहीं होती है, जबकि पत्नी के गर्भाशय का मुख इतना संकुचित हो जाता है या संकुचित रहता है कि स्खलन जब होता है या पति जब वीर्य को डालता है पत्नी की योनि में, तो उस वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु पत्नी की योनि से गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्भाशय का मुख इतना संकुचित था। इस स्थिति में भी प्रयोगशाला में संसाधित शुक्राणुओं को कैथेटर द्वारा ही पत्नी के गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। क्योंकि वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो भी शुक्राणुओं को कैथेटर के द्वारा ही पत्नी के गर्भाशय में पहुंचा करके उसको गर्भवती किया जाता है। चलिए अब IVF को समझा देते हैं। IVF का फुल फॉर्म होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसका अर्थ है अंतः पात्रे निषेचन, यानी पात्र के अंदर निषेचन। अंतः पात्रे निषेचन मतलब पात्र के अंदर निषेचन। और यहाँ पर पात्र का अर्थ है बर्तन, जैसे कांच की कटोरी या पेट्री डिश होती है, तो इसलिए अंतः पात्रे कहा गया है। और इस तरह से इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का अर्थ हुआ कि किसी पात्र अथवा पेट्री डिश में निषेचन करवाना। मतलब IVF में शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन करवाना। जैसे शरीर के भीतर वातावरण होता है, बिल्कुल उसी तरह से बाहर वातावरण बना करके उसमें निषेचन करवाना। कुल मिलाकर कहें तो IVF निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। कृत्रिम, इस प्रक्रिया में जिन स्त्रियों को गर्भ नहीं ठहरता है, उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं। ऐसी स्त्रियां जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा है, उन स्त्रियों के अंडे को, ओवम को निकाल लिया जाता है बाहर, और निकालने के बाद उनके पति के शुक्राणुओं से निषेचन करवाते हैं। फिर निषेचित अंडे को माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं और गर्भावधि पूरा होने के बाद माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। इसी प्रक्रिया को IVF कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि IVF क्या है। चलिए जानते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो कुछ स्त्रियां संतानों को सामान्य रूप से पैदा नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनके अंडाशय और गर्भाशय सामान्य होते हैं, किंतु अंडवाहिनियां असामान्य होती हैं। मतलब स्त्री की ओवरी और यूट्रस तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन ओविडक्ट अथवा फैलोपियन जो नलिकाएं होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती हैं, अथवा ओविडक्ट या फैलोपियन नलिकाओं में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसीलिए ये बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि निषेचन नहीं होता है। अब बच्चा पैदा करने के लिए प्रयोगशाला में इन स्त्रियों के अंडाणु को निकालकर पेटी डिश के पोषक तरल में रखा जाता है। अंडाणु को शरीर के ताप के बराबर ताप पेटी डिश में दिया जाता है। जो जैसे शरीर का ताप होता है, बिल्कुल उसी ताप में पेटी डिश के अंदर उसको रखा जाता है। मतलब बॉडी के अंदर वाला वातावरण देने का प्रयास किया जाता है। और अंडे को लगभग में मान कर चलिए कि 6 घंटे तक पेटी डिश के पोषक तरल में रखते हैं। अब उसके पति को हस्त मैथुन के द्वारा वीर्य निकालने को कहा जाता है। लगभग में 2 घंटे पहले ही वीर्य निकालने के लिए कह दिया जाता है। और फिर उस वीर्य से शुक्राणुओं को निकाल
कर एक दूसरी पेट्री डिस्क के सांद्रित घोल में रखते हैं। वीर से क्या करते हैं, शुक्राणुओं को निकाल लेते हैं और निकाल करके एक दूसरी पेट्री डिस्क के सांद्रित घोल में शुक्राणुओं को रख देते हैं। इसके बाद उसके पति के शुक्राणुओं से अंडाणुओं का निषेचन कराया जाता है, यानी शुक्राणुओं के घोल को अंडाणुओं की पेट्री डिस्क में डाल देते हैं और लगभग 18 घंटों तक इंक्यूबेटर में शरीर के ताप के बराबर ताप में रखा जाता है। जब अंडाणु वाला पेट्री डिस्क का जो घोल था और जो शुक्राणु वाला पेट्री डिस्क का घोल था उसको एक में मिला दिया और मिलाने के बाद क्या किया कि लगभग 18 घंटों तक इंक्यूबेटर में शरीर के ताप के बराबर ताप में रखा गया और इतने घंटों में निषेचन हो जाता है और जायगोट बन जाता है तथा भ्रूणीय विकास भी शुरू हो जाता है। इसके बाद भ्रूण की इस अवस्था को गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है और समय पूरा होने पर शिशु जन्म लेता है या सामान्य शिशु का जन्म हो जाता है। चलिए अब बहुप्रभावी जीन को समझा देते हैं। तो ऐसे जीन जो एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं उन्हें बहुप्रभावी जीन कहते हैं। तो इस परिभाषा को ऐसे समझो जैसे आप टेलीविजन देखते देखते खाना भी खा रहे हो, मोबाइल भी चला रहे हो, तो एक साथ कई कार्य कर रहे हो। इसी तरह से कुछ जीन्स एक से अधिक गुणों को प्रभावित करते हैं, उन्हें ही बहुप्रभावी जीन्स कहते हैं। अथवा इस परिभाषा को और सरल भाषा में कहें तो ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उन्हें ही बहुप्रभावी जीन्स अथवा पेलियोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं। बहुप्रभावी जीन्स के अगर उदाहरणों को देखा जाए तो पहला उदाहरण है जैसे मटर में एक ही जीन पुष्प के रंग को भी प्रभावित करता है और बीजावरण के रंग को भी प्रभावित करता है। बीजावरण यानी बीज के आवरण का जो बाहरी वाला आवरण होता है उसके रंग को भी प्रभावित करता है। मतलब एक ही जीन है वो फूल और बीज के रंग को प्रभावित कर रहा है। अगर दूसरे उदाहरण को देखा जाए तो ड्रोसोफिला में सफेद नेत्रों के रंग को निर्धारित करने वाला जो जीन होता है, जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में सफेद नेत्रों के रंग को निर्धारित करने वाला जीन मादा में शुक्राणुओं को संचित करने वाले अंग तथा अन्य रचनाओं के आकार को भी प्रभावित करता है। चलिए अब बहुजीनी वंशागति को समझा देते हैं। तो देखिए, जब एक लक्षण को कई जीन मिलकर निर्धारित करते हैं तो उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। जैसे ये एक लक्षण है, इसे जीन 1, जीन 2, जीन 3 ये तीनों जीन मिल करके इस लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं या इस एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं तो इसे ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। और इसकी खोज निकलसंस एहले ने की थी। निकलसंस एहले ने। तो हम कह सकते हैं कि जब बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण का नियंत्रण करते हैं या एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं तो उसे ही बहुजीनी वंशागति कहते हैं। यानी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें तो उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। जैसे मानव की लंबाई है, ये एक लक्षण है लंबाई, और ये जो लंबाई है ये सबसे अधिक भी लंबे होंगे, सबसे कम भी लंबे होंगे और उसके बीच में भी कुछ लंबे होंगे। तो इनको अलग अलग कई जीन मिलकर निर्धारित करते हैं। भाई सबसे अधिक लंबे को एक अलग जीन निर्धारित करेगा, सबसे कम लंबे को एक अलग जीन निर्धारित करेगा, बीच वाले लंबाई वालों को एक अलग अलग प्रकार के जीन निर्धारित करेंगे। तो है तो लंबाई एक लक्षण ही, एक कैरेक्टर ही, लेकिन इसको मिल करके कई सारे जीन निर्धारित कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसे लक्षणों की वंशागति जिनका नियंत्रण अनेक जीन के द्वारा होता है उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। और अंग्रेजी में कहे तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। और आपको बता दें कि मेंडल ने मटर के पौधों में बताया था कि शुद्ध लंबा पौधा होता है और शुद्ध बौना पौधा होता है। लेकिन क्या ऐसा है? क्या केवल शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा ही होता है, उसके बीच के नहीं होते हैं? तो उत्तर होगा कि होते हैं। तो इनके बीच का भी होगा, मीडियम साइज का होगा या मीडियम साइज के होंगे। तो जिस चीज को
मेंडल के नियम नहीं सिद्ध कर पाए उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अथवा बहुजीनी वंशागति सिद्ध करती है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।